सबसे पहले तो मैं यहाँ आए हुए पत्रकार भाइयों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अभिवादन धन्यवाद करना चाहूँगा। साथियों, आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य 1 जुलाई को जो पूरे भारत में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन आत्ममुक्ति मोर्चा के तहत जो चलाया जा रहा है, उस संदर्भ में हम पूरे हरियाणा के अंदर प्रत्येक जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मूल निवासी समाज को SC/ST OBC और माइनॉरिटी जिनसे धर्म परिवर्तित लोग हैं, इनको अपने हक अधिकारों के लिए और जो हमारे महापुरुषों का व्यवस्था परिवर्तन का जो मैसेज था, व्यवस्था परिवर्तन का जो हमारा था, उसको पूरा करने के लिए हम इस मुद्दों पर माननीय रामेश्वरम जी ने कहा है कि हम 2030 तक टाइम बंद प्रोग्राम करके इस व्यवस्था परिवर्तन का काम करेंगे। जो व्यवस्था आज गैर बराबरी की व्यवस्था है, असमानता की व्यवस्था है, जिसमें स्वतंत्रता नहीं है, सभी तरह से देश का हाल बेहाल हो चुका है। इनमें हमारे संगठन के द्वारा 5 मुद्दों पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए यहाँ पहुँचे। पहला मुद्दा हमारा जाति जनगणना का है। साथियों, सभी को पता है कि जाति जनगणना का मुद्दा सर्वप्रथम काशीराम जी ने उठाया था और उसमें जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी का नारा दिया था, और उस आधार पर हमारे संगठन ने 2010 के अंदर इस मुद्दे को इतना बता दिया था कि राजनीतिक पार्टियों को लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, इनको मजबूर होकर संसद जाम करनी पड़ी और 2011 में कांग्रेस ने जातीय आधार जनगणना का घोषणा की। हम इनकी घोषणाओं के आधार पर आज हम इनकी घोषणाओं को मानने को तैयार नहीं है जो आज घोषणा की हुई सरकार ने, क्योंकि ये घोषणा पहले भी की गई थी। मगर यदि 2 साल तक 2011 से 13 तक उस घोषणा को और उस जातीय आधार जनगणना की हुई को उन्होंने दबा कर रखा, यदि कांग्रेस जातीय आधार जनगणना के आंकड़े आउट कर देती और जनता को पता चल जाता, क्योंकि उसमें कांग्रेस ही दोषी थी, क्योंकि ज़्यादा समय तक कांग्रेस ने शासन किया और शासन के अंदर पता चलता कि किस समाज की कितनी संख्या में नौकरियां हैं, कितने उनके जो और संसाधन है उनकी हिस्सेदारी है, इनका भेद खुलने वाला था। इसलिए कांग्रेस सरकार ने दबा कर रखा और आज जो ये ड्रामाबाजी कर रहे कि जातीय जनगणना मुद्दा हमारा है, हमने संसद में उठाया। यदि संसद में उठाया तो 2011 की जनगणना का ही आउट करवाकर उसको उस पर काम करवा के देख लीजिए। दूसरा मुद्दा हमारा EVM मशीन का है। साथियों, EVM मशीन के बारे में सभी को पता है कि आधुनिक युग की मनुस्मृति है। जिस प्रकार मनुस्मृति के अंदर SC/ST OBC और माइनॉरिटी के यहाँ के मूल निवासियों को अधिकार वंचित रखा गया था, इसी प्रकार शासन के अधिकार से वंचित करने के लिए ये मनुस्मृति पूरा काम कर रही है और इसके बार इनकी चोरी पकड़ी गई है और चोरी पकड़ी जाने पर भी आज ये EVM जिस प्रकार मनुस्मृति में मनमाने तरीके से इन पर अत्याचार अन्याय किया जाता था, इसी प्रकार EVM मशीन से भी ये अन्याय और अत्याचार से भारत में शासन हो रहा है। इसके विरोध में हम 1 जुलाई को भारत करने जा रहे हैं। तीसरा मुद्दा गौतम बुद्धा की विरासत। गौतम बुद्धा भारत की सबसे बड़ी विरासत है और विदेशों में भी पहचान भारत की गौतम बुद्धा से है। और गौतम बुद्धा के टाइम पर गौतम बुद्ध के अनुयायियों का कब्जा न होकर सरकार के द्वारा कानून बनाकर एक सोसाइटी का निर्माण किया गया, जिसमें गैर बुद्धिस्ट को सदस्य बनाया गया। भारत में कोई भी ऐसा धार्मिक संगठन नहीं है जहाँ पर उसके अनुयायियों के सिवा दूसरे लोगों के हाथ में प्रमाण है। साथियों, हम चाहते हैं कि गौतम बुद्ध टेम्पल की विरासत वास्तविक रूप में गौतम बुद्ध के लोगों को सौंपी जाए। एक देश के अंदर महापुरुषों का अपमान करते समय आज ये लोग अपने मुंह पर लगाम दिए रखते हैं, बाद में जीप फिसलने का बहाना करते हैं, कानून कार्रवाई होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी महापुरुष का अपमान नहीं होना चाहिए। और जाति आधारित उत्पीड़न और धर्म के आधार पर जो दंगे फसाद हो रहे हैं, इनको भारत में बंद किया जाए। यदि शांति अमन और जाना चाहते हैं, ये हमारे संगठन का इस 1 जुलाई के भारत बंद के अंदर ये मुद्दा है कि इस प्रकार के यदि कोई सब कानून सरकार जाकर। 5वां मुद्दा हमारा शिक्षा का मुद्दा है। साथियों, शिक्षा एक मौलिक अधिकार है जो आर्टिकल 30 के अंदर संविधान में वर्णित है और इस अधिकार के
तो इन्होंने चैरिटी का संगठन बनाकर सरकार में बैठे लोगों ने इसका व्यवसाय का रूप धारण कर लिया है। तो इस व्यवसाय में मीडियम क्लास के लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है कि उनका खून पसीने की गाड़ी कमाई लूटी जा रही है, और बेरोजगार लोग, क्योंकि स्कूल बंद होने लग रहे हैं, मास्टरों की सर्विस नहीं रहेगी, और प्राइवेट सेक्टर में आज एम्प्लॉयज को भी सरेआम लूटा जा रहा है। 8-8 हज़ार में जिन्हें फोर्थ क्लास के सफाई कर्मी को पैसा दिया जा रहा है, जबकि 8 हज़ार रुपये का कोई DC रेट किसी गाँव में भी नहीं है। तो ये इस प्रकार का जो न्याय और अत्याचार देश के अंदर हो रहा है, इसके खिलाफ हमारा भारत मुक्ति मोर्चा संगठन पूरे देश के अंदर ये आंदोलन चलाकर जन जन तक ये जागृति पहुँचाकर हम इन चीज़ों को, भारत के जनता को इनके खिलाफ लामबंद करेंगे, और लामबंद करके इन अधिकारों के ऊपर जो डाका डाला गया है, इन अधिकारों को बहाल करने का काम करेंगे। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत कीमती चीज़ है, कीमती ही नहीं, देश के निर्माण के अंदर जितना अहम शिक्षा का है उतना किसी का भी नहीं है। तो मैं किसी की प्रति देश न होता, मैं बात सच्चाई को कहना चाहूँगा कि जब यदि एक गाय के ऊपर 68 रुपये पर डे एक गाय के खुराक के रूप में दिया जाता है, तो क्या दिमाग की खुराक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रति मीडियम क्लास व्यक्ति को 100 रुपये उसके बच्चे को पर डे शिक्षा पर खर्च नहीं कर सकती क्या? इस प्रकार से हम चाहेंगे कि यदि सरकार अपनी शिक्षा संस्थान को चलाने के लिए ऊपर हाथ खड़ा कर चुकी है और प्राइवेट शिक्षण संस्थान पर जोर दे रही है, तो प्राइवेट शिक्षा संस्थान भी चैरिटी के माध्यम से बच्चों को फ्री पढ़ाया जाए। इनके 3 इनकम ऑफ सोर्स इनके बायोलॉजी के अंदर बताए गए हैं। पहला इनकम ऑफ सोर्स है इनका दान से, इनका अधिकार है कि ये दान ले सकते हैं किसी से भी, और उसके 80C के तहत इनके टैक्स के अंदर छूट है। जिससे दान लेंगे उसको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, उससे टैक्स में छूट होगी। दूसरा है फीस का, और तीसरा इनका है सरकार के द्वारा एड का मैंने बता दिया। जब गौशाला संस्थान को एड देती है तो उसके संस्थान को एड देना चाहिए, परंतु ऐसा सरकार नहीं कर रही, क्योंकि भारत की सरकार आज उन लोगों की सरकार है जिन्होंने इस देश के बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहा, जिन्होंने हमेशा शिक्षा का विरोध किया है। तो हम अपने मूल निवासी साथियों को जगाकर इनके सभी जो गलत इरादे हैं उनके विरोध में लामबंद करेंगे, और 1 जुलाई को होने वाले भारत बंद में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोबिलाइज करके इस भारत बंद को मजबूती के साथ करेंगे, और 2030 तक जो हमारा व्यवस्था परिवर्तन का जो हमारे महापुरुषों का उद्देश्य है उसको पूरा करने का काम करेंगे। यही शब्दों के साथ सभी को जय मूल निवासी, जय हिंद, जय भारत। किस तरह सक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो सभी पार्टी सक्रिय है, और उसके बाद जो भाजपा की सरकार है वो अभिव्यक्ति से आज़ादी का मैं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हरियाणा भारत मुक्ति मोर्चा जगदीश प्रधान, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, और हम अपने आंदोलन में ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे ये सरकार हमारे पास डाल सके। हमने 6 अक्टूबर 2023 को हमने नागपुर को घेरने का काम किया, तब हमारे पास कुछ नहीं कर सकते। आज हम क्या करते हैं, हम कोई रोड जाम नहीं करते, किसी को दुकान या ऑफिस बंद करने का नहीं कहते, किसी बस को नहीं रुकाते। हमारा काम है, हम अपने मुद्दों को जन जन तक पहुँचाने के लिए काम करते हैं। चाहे हमारा कार्यकर्ता अपने गांव के ही अपने छोर पर बैठकर 20-30 50 आदमी को इकट्ठा करके 2 घंटे अपना बैनर लगाकर अपना सोशल मीडिया में आउट करें कि हमारा आंदोलन है। जन जन तक ये आवाज़ पहुँचाकर जिस प्रकार महात्मा गांधी ये बात भारत की जनता को बताने में सफल हो गया कि भाई अंग्रेज विदेशी में, इसी प्रकार हमारा भी आंदोलन है कि हम अपने मुद्दों को जनता तक बताने के लिए हम ये प्रयास करते हैं कि 2030 तक का जो हमारा प्रोग्राम दिया है कि हम अभी 50 गाँव में पहुँचेंगे, कभी 100 गाँव में पहुँचेंगे जिले के, और आखिर टाइम तक हम जिले का कोई भी गाँव नहीं छोड़ेंगे जहाँ हमारी विचारधारा में पहुँचे। अगर जातीय जनगणना की बात की जाए तो वो कह चुके हैं कि जातीय जनगणना शुरू कर दी गई है। अच्छा, संसद के अंदर कांग्रेस ने कहा था कि हम 2011 में जातीय जनगणना करेंगे, और करवाई थी, और आखिर सेंसस हुआ है, 11 के अंदर सेंसस हुआ है और जातीय आधारित हुआ है।
और आउट नहीं किया गया और न उसका काम किया गया। क्या लगता है ईवीएम को बंद किया जा सकता है भारत में? है जी? ईवीएम जो मशीन है उसका विरोध बार बार हो रहा है, गलतियां भी पकड़ी जा रही है, तो क्या लगता है कि दोबारा से बैलेट पेपर से चुनाव हो सकता है? एक बात मैं बताना चाहूँगा कि मैंने ईवीएम मशीन खुद तोड़ी थी, उसका बेस बनाकर तोड़ी थी और मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सके चुनाव कमीशन। और दूसरे चुनाव में जो 50 चुनाव हुए अपने लोकल बॉडीज के, इनके अंदर हमने प्रचार प्रसार शुरू किया, यहाँ तक कि हमने ज्ञापन भी दिया था और हमारे समर्थन में लेटर गए। चुनाव कमीशन ने घबरा कर ये लेटर निकालना पड़ा, डीजीपी को मेरे पास प्रूफ है कि यदि कोई मशीन तोड़ी गई तो उसका जिम्मेवार राजमुक्ति मोर्चा का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष होगा। परंतु हमसे डरने वाले लोग नहीं है। क्यों नहीं है कि हमने जो बेस बनाया है वो बेस क्या है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप मार्केट के अंदर जाते हो, आप किसी दुकान से माल खरीदते हो, सामान खरीदते हो, उसके कांटे के ऊपर आप वजन रखते हो, वजन के नंबरिंग नीचे आती है। इसी प्रकार हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर अपना बटन दबाते हैं और हमारी वोटिंग काउंटिंग होती है। दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं। यदि हमारा कांटा ISO से प्रमाणित है, उसकी कंपनी प्रमाणित है और हम प्रति ईयर भी उसको प्रमाणिकता की मोहर लगा के जाते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता से, मीडिया से और सभी से पूछना चाहता हूँ कि ये ईवीएम मशीन आप तक प्रमाणित क्यों नहीं करवाई? ये मेरी लड़ाई की थी और मैंने MP इलेक्शन के अंदर डी साहब से मेरे आर्गूमेंट की थी और यही कारण था कि हमारे जो ईवीएम का जो हमारा सिस्टम है, ये जब से हम लड़ाई लड़ रहे हैं ये हमें नहीं रोक पाएंगे। जिस दिन भारत के हमें एक बात का है कि जिस दिन भारत की जनता इनकी चालों को समझ जाएगी हमारे प्रचार प्रसार से, उसी दिन इनकी ये जो मनमाना तरीका है, साजिश है, ये फैल होनी है। ईवीएम अगर फ्रॉड है तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक साथ मिलकर के काम क्यों नहीं करती हैं इसके खिलाफ? इसका बताएंगे क्यों नहीं करते? ईवीएम का यदि इतिहास देखा जाए, 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला किया गया। फैसला किसके पक्ष में आया? बीजेपी के पक्ष में आया। सुब्रमण्यम स्वामी ने केस डाला था। तो जब सुब्रमण्यम स्वामी ने केस डाला और पक्ष में उनके आया, तो सुब्रमण्यम स्वामी और बीजेपी ने ईवीएम को बैन क्यों नहीं करवाया? जब सुप्रीम कोर्ट 8 अक्टूबर 2013 के फैसले में कह रहा है कि ईवीएम मशीन से निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी चुनाव संभव नहीं है, तो बीजेपी ने क्यों नहीं किया ऐसा? वैसे तो अडवाणी जबकि जब रथ से यात्रा खड़े हो जाया करता, क्या इसके विरोध में उन्होंने कोई यात्रा निकाली कांग्रेस ने? तो बीजेपी ने, तो कांग्रेस ने 2 साल तक ईवीएम से फ्रॉड चुनाव किया, क्यों नहीं निकाले? क्योंकि ये दोनों RSS की पार्टियां हैं और RSS के बीच में समझौता हुआ। ये हमारे संगठन खुले शब्दों में कहता है, RSS के बीच में समझौता हुआ कि 2 योजना हमने फ्रॉड कर दिया, 2 योजना शुरू कर दी। बीजेपी ने उस तक नहीं की इस मामले में। कोई की है तो बताओ मेरे पास। 8 अक्टूबर 2013 के फैसले पर बीजेपी सुब्रमण्यम स्वामी ने कोई भी ऐसी स्टेटमेंट दी हो कि कांग्रेस ने फ्रॉड कर दिया, क्यों नहीं किया? और क्यों अपने फैसले को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवाया? हम पूछना चाहते हैं। ये दोनों कांग्रेस की A और B टीम, RSS की A और B टीम है। आज भारत के अंदर अपोजिशन पार्टी कहाँ है? कांग्रेस दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस उसकी जनक है ईवीएम लाने की। कांग्रेस ने खुद गलत काम किए हैं। यदि 8 अक्टूबर 2013 के फैसले पर बीजेपी जन आंदोलन चलाती तो कांग्रेस नाम का शब्द नहीं रहना था। मगर ये चाहते हैं कि पक्ष भी हमारा रहे, विपक्ष भी हमारा रहे। ये RSS की नीति है। आज से नहीं, भारत में कोई विपक्ष बने। ये भाई साहब पत्रकार बहुत पुराने साथी हैं। बताइए मुझे आप, 1951 से लेकर आज तक भारत में विपक्ष पैदा नहीं हुआ। और यही कारण है कि भारत का संविधान पूर्ण लागू नहीं हुआ। अच्छा जी, आप लोगों का जो मुद्दा है इसमें बोला गया है कि जो ब्राह्मण है वो विदेशी है। आप लोगों के सामने कैसे प्रूव करोगे इसको? हाँ, लोगों के सामने हम प्रूव कर चुके हैं। कैसे कर चुके हैं? ये तो DNA कॉन्फ्रेंस जो हमारी नहीं होने दी, क्यों नहीं होने दी? यदि आप कोई प्रचार प्रसार करते हो और दूसरा आदमी को उसको खतरा होगा और संदेह है कि मैं हूँ, तभी तो विरोध कर रहे हैं। आज भारत में किसी ने DNA कॉन्फ्रेंस का विरोध नहीं किया। हरियाणा में नवीन जैन ने क्यों विरोध किया? दूसरा, जो DNA का
काफी घड़ी के अंदर जो खुदाई हुई उसके अंदर जो डीएनए मिला वो इनका नहीं मिला। इससे साफ जाहिर है कि ये भारतीय नहीं है, बाहर से आए हुए लोग। और इनके छह जो इतिहासकार या उनके पूर्वज है उन्होंने लिख के इतिहास में छोड़ा हुआ है कि हम बाहर से आए हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा, संकल्प। क्या किसी शोध में अभी रिसेंट में भी ये सिद्ध हुआ है? हाँ, ये राफी हड्डी में हुआ है। राफी हड्डी के जो 2 कंकाल निकले उनका डीएनए से नहीं मिला। और वाम साहब नाम के वैज्ञानिक ने 2001 के अंदर रिपोर्ट दायर की हुई है। 21 मई वाला जो वो है, 21 मई वाला किस तरह नहीं कह सकते। हाँ, ये हम मानते हैं कि इस चीज को कि विदेशी हैं और विदेशी हमारे लोग भी विदेशी ज्यादा रह रहे हैं, तो उनको विदेशी मूल कहा जाए। तो भारतीय क्यों कह रहे हैं विदेशी मूल? हमारे लोग विदेशी मूल नहीं कहते हैं अमेरिका में। उनको भी विदेशी रहेगा, इंडिजिनियस बोला जाता है उनको भी। हाँ, क्यों नहीं बोले जाते? फिर ये भी है कि कोई भी विदेशी दूसरे देश की सत्ता पर काबू नहीं रह सकता। अपने महेंद्र चौधरी जो हरियाणा से हुआ करते पीजी को प्रधानमंत्री बने, जनता ने उनको हटा दिया। मगर हमारी तो जनता ही ऐसी है, SC ST OBC के लोग ही इतने मूर्ख हैं कि ये विदेशियों को ही वोट डाल रहे हैं। क्या ये भारत बंद जो है आपका, जो 2 अप्रैल 2018 वाला जो आंदोलन था, वैसा रूप ले पाएगा या वैसा ही छोटा मोटा ही रहना है? हमारा आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमारा आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हम गांव के अभियान चलाकर क्योंकि कई बार देखा जाता है संगठन के लोग भारत बंद करते हैं, उसमें आम लोग उतने शिरकत नहीं करते। क्या उसका उसी तरीके से प्रचार किया जाएगा? मानव, जैसा आप कह रहे हैं कि आम जनता शामिल नहीं हो रही, हम महापुरुषों के विचारों के आधार पर लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो विदेशियों की सरकार है ये भारत में समस्याएं पैदा कर रही है। भारत में समस्याएं अपने आप नहीं पैदा हो रही, बल्कि जो सरकारें हैं, पहले कांग्रेस ने पैदा की, अब बीजेपी पैदा कर रही है। 5 किलो अनाज के लिए लाइनों में खड़े रहना और वो भी 2-2 बार देना, ये उनको रोजगार क्यों नहीं देती? उनके बच्चों को भिक्षा जो है ना वहाँ मिड डे मील के नाम पर उनको खाना खिला रहे हैं, शिक्षा खत्म करने की साजिश रची जा रही है। ये विदेशी जो लोग हैं ये भारत के मूल निवासियों को भारत के जो समस्याएं हैं वो पैदा करके यहाँ सत्ता पर काबिज नहीं होने देना चाहते हैं, ताकि ये विदेशी लोग ही सत्ता पर काबिज रहे। जैसा RSS के दूसरे गुरु गोलवलकर जी ने बंच ऑफ थॉट्स में लिखा है, भारत के मूल निवासियों को इतना कमजोर कर दो आर्थिक रूप से कि ये अपना शासन के लिए कार्रवाई न कर सके, शासन के लिए खड़े ना हो सके।